बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। 24 नवंबर की कॉल थी इमरान खान की जानिब से और जलसा निकालना था और जलसे को धरने में तब्दील करना था, डी चौक पहुंचना था, ये टास्क था और मुतालबा ये था कि जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते तब तक हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे। 2 रोज़ हुए मुज़ाकरात के, कोशिश ये की गई कि किसी तरीके से मना लिया जाए जेल में बैठे शख्स को और धरने को ख़त्म कर दिया जाए। कुछ फेक न्यूज़ भी चली कि शायद बैरिस्टर गौहर के मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया गया है एक मैसेज कि अवाम पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाए, लेकिन बुशरा बीबी ने कहा कुछ भी हो जाए, डी चौक का मतलब है डी चौक पहुंचना है। और बुशरा बीबी से बात चली है तो हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, जो कि 2 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि इन लोगों को भगाना कोई मुश्किल काम है, 5 मिनट का काम है इन लोगों को भगा देना और इस्लामाबाद को क्लियर करवा देना, लेकिन हम गोलियां नहीं चलाना चाहते। और इसी तरह का मुजाहरा किया गया है पाक आर्मी की जानिब से कि उन्होंने मसाजिद में ऐलान करवाए हैं कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारी अवाम है, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो हम मौजूद हैं, तो हम कैसे अपने भाइयों को जो है वो किसी भी किस्म की परेशानी का सामना हो सकता है हमारी तरफ से, या हम उन पर गोलियां बरसा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कहा गया पाक फौज की जानिब से और एक अच्छा जेस्चर दिया गया। लेकिन वजीर दाखिला क्या करते रहे? गोलियां बरसाने की बात करते रहे, ये कहते रहे कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे जेल में बैठे हुए शख्स से, अब तो बात भी नहीं होगी। और फिर उसके बाद मुज़ाकरात भी हुए, जेल के दरवाजे भी खोले गए, 8 बजे जाकर बैरिस्टर गौहर की मुलाकातें भी करवाई गई। जेल का एक मैनुअल होता है, मुलाकातों का दिन होता है, मुलाकातों का टाइम होता है, तो फिर क्या बैरिस्टर गौहर के पास इतने इख्तियारात थे कि वो खुद ही जेल में चले गए? मुज़ाकरात हुए ना, क्या कुछ वो पहले कहते रहे हैं, जरा वो एक हमने फाइल फुटेज बनाई है, आपको वो दिखाते। लाइन ना क्रॉस करें कि हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़े। पहली बात, उसके लिए चाहे हमें 245 लगानी पड़े, चाहे हमें कर्फ्यू लगाना पड़े, चाहे कोई तीसरा एक्सट्रीम स्टेप करना पड़े, हम जाएंगे। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं ज़ाती तौर पे, मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं खुद इस हक में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए। हम मुज़ाकरात कर कब रहे हैं? डेडलाइन तो उसकी होगी जब मुज़ाकरात शुरू होंगे या कोई बाद में हम मुज़ाकरात जब करें। आप किसी भी तरीके से इस टाइम ब्लडशेड की तरफ ना जाएं। नुकसान पाकिस्तान का है, किसी का नहीं है। उनकी पूरी लीडरशिप जो है वो इस खून खराबे को नहीं चाहती, वो इस तमाशे को नहीं चाहती, लेकिन एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज़ कंट्रोल कर। क्या बात है जी, ये खुफिया हाथ बैठे हुए हैं जो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं और वो पीटीआई की तमाम लोगों पर भारी हैं। ये वजीर दाखिला साहब कह रहे हैं, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, बाहर पर बैठे हुए, बल्कि इनका किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो ये सब एज ए इंटीरियर मिनिस्टर ऑब्जर्व करते हुए कह रहे हैं। आज सारा दिन क्या होता रहा है डी चौक पर और इस वक्त एहतजाज कहाँ तक पहुँचा है? हमारे नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुस्तफ़ा, बताइएगा कि पहले तो ये इतला थी कि डी चौक तक ये पीटीआई वाले पहुंच चुके हैं, फिर उनको पीछे बैकफुट पर जाना पड़ा है, सारा दिन क्या होता रहा और किस तरीके से ये कंटेनर्स और रुकावटें दूर करके डी चौक तक पहुंच गए? जी देखें फ़िज़ा, आज तहरीक इंसाफ का जो काफ़िला गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में दाखिल हुआ था वो आज डी चौक में पहुंच चुका था। जो तकरीबन 1000 के करीब जो प्रोटेस्टर थे वो एक्सप्रेस चौक, जिसको डी चौक भी बोला जाता है, वहां पहुंच गए थे। उसकी वजह आपने पूछी, वो मैं बता दूं कि जो फोर्सेस हैं वो अवाम पर या अपनी अवाम पर फायरिंग नहीं कर सकती, और इसी फिट उठाया। मेरी जो है पुलिस की और रेंजर्स की हाई ऑफिशियल से बात हुई, उनसे पूछा कि ये आपकी नाकामी क्यों हुई है, तो उनका यही कहना था कि हमारी जो नाकामी है सिर्फ इस वजह से है क्योंकि दूसरी जानिब से तहरीक इंसाफ की जानिब से भी की गई है फोर्सेस पे, और गुज़िश्ता रात जो है वो रेंजर्स के एक एहलकार को सर में गोली लगी, जिसकी वजह से वो जख्मी हुए। और आपको मालूम होगा कि 3 रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो गुज़िश्ता रात शहीद भी हुए। इसी तरह आज सुबह भी जो है जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो जनाब एवेन्यू पे पहुंचे और उन्होंने तोड़ फोड़ भी की और पुलिस के साथ जो मुजामत की। गुलाम मुस्तफा, ये सारी इतलात हमारे पास हैं, आप हमें बताएं कि इस वक्त वहां क्या सिचुएशन है। ये जो आप हमें बता रहे हैं ये तो सारे दिन से हम सुन रहे हैं, इस वक्त बताएं कि इस्लामाबाद की और डी चौक की क्या पोजीशन है। क्राउड का भी बताएं, क्राउड कितना है आज इस वक्त की? मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दूं कि इस वक्त रेंजर्स का और पुलिस का
ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है और इसको शुरू हुए हुए तकरीबन पौना घंटा हो चुका ऑपरेशन है। शुरू और जो प्लाजों के अंदर लोग सोए हुए हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है और जो क्राउड सड़कों के ऊपर है उसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक खबर भी दे दूं, मेरे ज़राए ने मुझे बताया है कि कुछ टीमें तश्कील दी गई हैं जिनका स्पेशल टास्क ये है कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बुशरा बीबी को गिरफ्तार करेंगे। अब ये कैसे करेंगे क्योंकि वो क्राउड के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये उनको स्पेशल टास्क दिया गया कि आज ही रात उनको गिरफ्तार किया जाना है। और इसके अलावा जो मुजाहिरीन हैं उनको पीछे भी धकेला जा रहा है, जो चाइना चौक तक पहले धकेला गया और अब उनको और ज़्यादा पीछे धकेल दिया गया है और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। गुलाम मुस्तफ़ा जंजुआ हमें अपडेट कर रहे थे। इस वक्त ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो ये है कि चाइना चौक से भी पीछे धकेला जा रहा है और जिसका खदशा था कि गिरफ्तारियां भी होंगी और इस वक्त शदीद शेलिंग हो रही है। जो वहाँ पर रिपोर्टर्स हैं, जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि शदीद किस्म की शेलिंग वहाँ पर की जा रही है, बुरा हाल है। लेकिन बुशरा साहिबा किस तरीके से लहू गरमा रही हैं, राहत साहब पहले ज़रा उनकी बात सुन लें, फिर मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ कि वो क्या कुछ कह रही हैं अपने लोगों को, ज़रा उनकी बात सुनें। सियासी जमात का लीडर होता, वो डील करके कब तक अपने घर में बैठा होता, और खान सिर्फ आप लोगों की वजह से खड़ा है और खड़े रहेंगे। अब आप लोगों ने ये वादा करना है कि जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे आप डी चौक को नहीं छोड़ेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आखिरी औरत होंगी खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी। खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं जाऊंगी। शायद मोहसिन नकवी या फिर पूरी गवर्नमेंट तैयार ही नहीं थी कि बुशरा बीबी इतना स्ट्रॉन्ग कम बैक करेंगी और उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी उनको पता भी नहीं था। इस वजह से इस किस्म की हैकमाकाना हरकतें और बातें करते रहे। और मुझे तो हैरानगी वो हुई जब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, मतलब एक पूरी रियासत जिसके पास आर्मी भी है, जिसके पास पुलिस भी है, जिसके पास ट्रैफिक भी कंट्रोल है, जिसने मुल्क के दाखिली रास्तों को और खारजी रास्तों का पूरा दिफा करना है, वो ये कह रहा है कि इस पूरे फसाद की जड़ एक औरत है। मतलब आपके औरतें तो होती फसादी हैं और पूरे फसाद की जड़ एक औरत है। मतलब इस किस्म की हरकत और इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए उनको अपने स्टेटस का ख्याल करना चाहिए था कि वो एक मीडिया में रहते हुए, जब पूरा नेशनल मीडिया उनको देख रहा है, वो इस किस्म की बात कर रहे हैं। राहत साहब, क्या उनकी ये बात करना ठीक था? देखिए, उसका एक बैकग्राउंड है। जो बात उन्होंने की है वो ये कहते हैं कि सारी पीटीआई सरेंडर करने को, पीछे हटने को तैयार थी, सारी लीडरशिप से बात हो चुकी थी, सिर्फ एक औरत बुशरा बीबी ऐसी है जो पीछे नहीं हटी। तो ये बेसिकली उसके बैकग्राउंड में उन्होंने ये बात की है। और दूसरा ये है कि हालात वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। नहीं राहत साहब, आप इस तरह उनको लेट गो ना करें। आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादती है ख़वातीन को इस तरीके फसाद? मेरा ख्याल है जो आप चाहती हैं वो मैं शायद ना कह सकूं, लेकिन जो मैं एग्जैक्टली मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं सिर्फ उसकी बात करना चाह रहा हूँ। जी, ये हुआ सिर्फ इसलिए है कि बाकी गौहर अली खान और बाकी सारे लोगों से बात हो चुकी थी, सारे लोग पीछे हटने को तैयार थे और गौहर अली खान वहाँ पे बुशरा बीबी के पास भी गया था। बुशरा बीबी ने उसको झिड़क दिया और उसको कहा कि ये जब धरना ख़त्म होगा तो फिर मैं आपको देखूंगी, आप जो कर रहे हो वो मुझे नज़र आ रहा है। मेरी इतला ये भी है कि गौहर अली खान जब इमरान खान के पास जेल के अंदर गए तो वहाँ पे इमरान खान साहब ने भी कहा कि अब आपने दोबारा मेरे पास नहीं आना और अब जाके धरने में बैठो, अगर बैठ सकते हो, मेरा वक्त ज़ाया मत करो और इस तरह की मैसेजिंग लेके जो आ रहे हो अब दोबारा मेरे पास आपने नहीं आना। उन्होंने भी झिड़क दिया, उन्होंने भी झिड़क दिया। अब देखिए वो सारा फीडबैक था मोहसिन नकवी के पास भी और आला हकाम के पास भी कि जी बाकी लोग तो रोल प्ले कर रहे हैं। अब देखिए ना, अली मोहम्मद खान किधर है, शेख वकास किधर है, हमाद अजहर किधर है, बाकी एक लंबी फरिस्त है, सारी लीडरशिप गायब है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि बाकी सारे लीडर्स अगर गायब हैं, वो आके लीड नहीं कर रहे, तो ये एक अकेली औरत है जो सबको मुश्तिल कर रही है और सबको कह रही है कि जी हम मरेंगे मारेंगे और यहाँ से इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाएंगे। तो जाहिर है गवर्नमेंट का एक उसके ऊपर बनता है कि वो समझते हैं कि शी इज़ द प्रॉब्लम। अब हालात वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। पीटीआई पीछे हटने को तैयार नहीं। वो समझती है कि इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन करके हम इस्लामाबाद तक पहुँचे हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है वहाँ से पीछे हटना, क्योंकि रोज़ रोज़ लोगों को लाया भी नहीं जा सकता और उनका ख्याल है कि आज अगर हमने विड्रा कर लिए लोग तो दोबारा को आएगा नहीं। वहाँ से ऑपरेशन मुकम्मल मेरी इतला है हो चुका है, डी चौक खाली करवाया जा चुका है, फिर G7 और 6 की तरफ लोग पीछे हट गए हैं
اور وہاں پہ ایف سی رینجر اور پولیس نے دوبارہ سے اس کے تازہ دستے جو ہے انہوں نے پوزیشنیں سنبھال لی ہیں. کیا بات ہے. اب دیکھنا یہ کہ اس سارے ایونٹ کو جو بھی احتجاج ہو رہا ہے جو خونی احتجاج میں بدلتا چلا جا رہا ہے, اس کو انٹرنیشنل میڈیا غیر معمولی طور پہ اس کو کور کر رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کے تذکرے ہو رہے ہیں. انگلینڈ سے بھی بیانات آ رہے ہیں, انڈیا سے ایون بڑی خبریں آ رہی ہیں, پورے اس کے میڈیا لگا ہوا ہے. امریکہ کے اندر اس کا باقاعدہ طور پہ اس پہ کام ہو رہا ہے. زلفی بخاری صاحب ایکٹیو ہیں, پوری دنیا کے اندر پی ٹی آئی کی تنظیمیں ایکٹیو ہیں, اور یہاں پہ بھی یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہی ہیں. اور پھر آج یہ بھی بات کی گئی کہ جی مراد سعید صاحب ایک بہت بڑا قافلہ لے کے پیچھے سے پہنچیں گے, دو دن بعد پہنچیں گے یا ایک دن بعد پہنچیں گے, وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کریں. حماد اظہر صاحب نے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے کہ وہ بھی پہنچنے ہی والے ہیں پنجاب سے بہت بڑا کراؤڈ لے کے. اب جو سچویشن ساری بن گئی ہے اس کے اندر گورنمنٹ ہر صورت میں اپنی ریٹ قائم کرنا چاہتی ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ جی آگے چل کے اطلاع یہ ہے کہ بے شک ایمرجنسی کی شکل اختیار کرنی پڑے, کے پی کے اندر بے شک گورنر راج لگانا پڑے, چونکہ اگر سی ایم گرفتار ہو جاتا ہے اور بشرا بی بی گرفتار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہاں کے پی کے اندر تو اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں رہے گا. سی ایم کو جیل سے سی ایم شپ تو نہیں کرے گا. احسن اقبال نے یہ تو کہا ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ان کو گورنر راج لگانا پڑے, اور اس کے اوپر فیصلہ ہو چکا ہے. ٹھیک. اب بشرا بی بی کو ہر صورت میں کمانڈوز کو تعینات کر دیا گیا ہے کہ ان مظاہرین کو منتشر کر کے بشرا بی بی کو ہر صورت میں گرفتار کیا جائے. اب نتیجہ یہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد سامنے آ جائے گا کہ گرفتاری ہوتی ہے, ریزسٹنس ہوتی ہے, لاشیں گرتی ہیں. اب ظاہر ہے کچھ لوگوں کو لاشیں چاہیے, اب ان کی خواہش پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, بالکل ٹھیک ہے. کچھ دیر میں رانا صاحب خواہشات پہ تو خیر حکمرانی تو ہوتی نہیں ہے, لیکن اس وقت بشرا بی بی کو جو ایک مطلب وہ ایک طرف اس کو فساد کی جڑ کہہ رہے ہیں, ایک طرف اسے ڈرے بھی اتنا ہوئے ہیں, اس کو اریسٹ کرنے کے لیے کوشش, مطلب ان کی پوری لیڈرشپ کو چھوڑ کے وہ اس عورت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں اب بشرا بی بی کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے تحفظات تھے, لیکن بشرا بی بی نے تو 24 گھنٹے کی ایک ایسی اننگ کھیلی ہے جس میں اس نے سب کو کلین بولڈ کر دیا. اچھا. یہ سارے جو کہہ رہے تھے وہ ڈی آئی جی کہ میں دیکھوں گا چڑیا بھی پر نہیں مارے گی ڈی چوک میں, وزیر داخلہ کہہ رہے تھے کہ جناب علی ایسا انتظام ہے کہ جو آئے گا پھڑکا دیں گے, اور جناب وزراء صبح دوپہر شام, جیسے ڈاکٹر دوائی کی کہتا ہے کہ آپ نے کھانی ہے صبح دوپہر شام, کہ جی کوئی بندہ ہی نہیں نکلا, فلاپ ہو گیا, اور 70 بندے نکلے. میں تو حیران ہوں منسٹر صاحبہ پہ کہ انہوں نے 70 بندے بھی گن لے, بڑی بات ہے ان کی گنتی کی. تو ایک عورت نے ان سب کو ایکسپوز کر دیا. اس نے ایسی شاندار اننگ کھیلی ہے کہ اب یہ چاہے گئے, مثال کے طور پہ آپ مجھے بتائیں, آپ نے جو ابھی چلایا مذاکرات نہیں ہو رہے, نہ ہم نے مذاکرات کیے ہیں نہ ہوئے تھے, تو یہ جیل کس کے لیے کھلتی رہی ہے؟ اور اگر کھلتی رہی ہے تو وزیر داخلہ کو اگر نہیں پتا تو وزیر داخلہ صاحب کو تو اپنا انتظام کرنا چاہیے کہ اگر ان کو نہیں پتا کہ جیل کیوں کھل رہی تھی, کیوں مذاکرات ہو رہے تھے, کیا کر رہے تھے, وہ اتنی دیر جیل کھلتی رہی ہے اور آتی رہی ہے جاتی رہی ہے. میں تو وزیر داخلہ صاحب سے کہوں گا کہ اس قیدی کے کمرے میں ایک کیمرہ لگائیں, اور بجائے یہ کہ بار بار جا کے پیٹرول خرچ رہے ہیں, آپ ویڈیو کے پاس سے بیٹھ کے مذاکرات کر لیں. انٹرنیٹ بند کیا نا, انٹرنیٹ اس کے لیے کھل جائے گا, اس کے لیے وی پی این بھی کھل جائے گا. اب جو صورتحال ہوئی ہوئی ہے, اچھا بات صرف اتنی ہے, یہ جو ابھی آج آپ کے وزیر اطلاعات جو ہیں ہم سب کے ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے ایک جملہ کہا ہے, آپ بھی لوری ہیں کہ ہوتے ہیں کہ چھٹا بجے گا. یہ ٹیپیکل ایک جسے کہتے ہیں نا اندرون کے جڑے پلوان ٹائپ ہوتے ہیں نا, تارڑ صاحب نے کہتے ہیں ہاں ایک چھٹا بجے گا, گنڈے, ٹھیک ہے ایک چھٹا بجے. یار آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کس منصب پہ بیٹھے ہیں اور کس انداز کی گفتگو کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی, خدا کی قسم, اگر رینجر والا زخمی ہوتا ہے وہ بھی میرا بھائی ہے, اور اگر کوئی مظاہرہ کرنے والا زخمی ہوتا ہے وہ بھی میرا بھائی ہے, وہ پاکستانی ہے. آپ اس میں خوش ہو رہے ہیں کہ آپ کو پوائنٹ سکورنگ مل رہی ہے, جی دیکھیں اتنے رینجر والے زخمی ہو گئے اور اتنے یوں ہو گیا. آپ بجائے یہ کہ آپ چیزوں کو کول ڈاؤن کریں, بجائے یہ کہ آپ ماحول کو ٹھنڈا کریں, آپ اسے بھڑکا رہے. مصدق صاحب میں انہیں سمجھتا تھا بڑے ٹھنڈے, وہ کل جو کہہ رہے تھے کہاں ہیں مظاہرین, کہاں ہیں لیڈر, کہاں ہیں فلاں, ایتھے نے
देख लो आगे डी चौक बैठे डी ने चौक में आ गए हैं। आज अता तारर कह रहे थे कि देखें जी बच्चों को आगे किया हुआ है और वो खातून जो है वो पीछे खड़े, ओ पाइप उन्होंने विच ही है, वो नहीं गई कहीं पे भी, और वो इतनी डाड़ी है कि उसने गंडापुर को भी नहीं जाने दिया। गंडापुर ने जो आज एक्टिंग की है ना 2 दिन से कि देख मुझे पानी नहीं पीने दे रहे नमाज, एक्चुअली उसने एस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम भेजा कि पायन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो बाहर ही नहीं निकलन देंगे पे, मुझे तो बाहर हिलने नहीं दे रहे अपनी जगह से। बीबी ने खुद ਜਿਹੜੀ कहा है ਮੇਰੀ कि ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ मैं नहीं कर सकता पूरी। कारकुनान अली अमीन की बात माने, अब तो उन्होंने ये कहा है। हाँ अच्छा, अब एक और बात मुझे बताएं, जी इमरान खान सजा याफ्ता है, इमरान खान मुजरिम है, इमरान खान पे 200 केस हैं, भाई क्यों खोलते हो फिर उसके लिए जेल का दरवाजा? क्यों उसके मिन्नतें कर रहे हो? ऐ कर लो, आपको केपीके जेल में भेज देते हैं, आपको हम क्या कहते हैं आपके घर हाउस अरेस्ट करवा देते, क्यों कर रहे हैं मिन्नतें भाई आप? अगर वो बुरा है तो फिर डील करें उसे बुरे को। बिल्कुल ठीक है, डील करें। अब वैसे राहत साहब, क्या अचीव करेगी पीटीआई अगर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर अरेस्ट हो भी जाते हैं, तो कौन लीड करेगा इस काफिले को, या ये सब वापस केपीके जाएंगे? देखिए जी, बड़ी मुश्किल सूरत हाल बन गई है, और आपका सवाल भी यकीनी तौर पे बड़ा मुश्किल है कि ये दोनों लोग अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो लीडरलेस जो क्राउड होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है, और ख़ासकर इस तरह का हॉस्टाइल क्राउड जो है वो किसी तरफ भी रुख कर सकता है। और गवर्नमेंट के अदारों की इतलात ये हैं कि ये पार्लियामेंट के अंदर भी घुस सकते हैं, ये सरकारी इमारतों के अंदर भी घुस सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी घुस सकते हैं, और इनके पास हसला भी है, डंडे भी हैं, और पुलिस से बहुत सारा सामान उन्होंने छीन भी लिया। अब इस तरह की सिचुएशन में बड़ा ही ज़रूरी हो गया कि गवर्नमेंट वहाँ पे अपनी रेट कायम करने के लिए एफर्ट कर रही है, और सिचुएशन ये है कि लीडर्स की बात वर्कर मानने को तैयार नहीं। यानी अली अमीन गंडापुर साहब को गाड़ी से उतरने नहीं दिया जा रहा, बाहर पानी पीने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा, वॉशरूम में किसी जगह खाना खाने, वो कहते हैं सारा कुछ करना है तो इतने करो, बल्कि आज तो उसकी गाड़ी के ऊपर बकायदा वर्कर्स ने चढ़ के वहां पे बंगड़ा डाला है, और उसको एक तरह से थ्रेट है। और मैं समझता हूँ कि वो एज ए चीफ मिनिस्टर अगर रिजाइन भी कर दें, पीटीआई छोड़ भी दें, तब भी उनकी सर्वाइवल मुश्किल हो गई है, और अगर सियासत उन्होंने करनी है तो फिर तो बिल्कुल ही मुश्किल हो गई है। यानी ये जो कल्ट बनाया गया था पीटीआई के वर्कर्स की शक्ल में, वो अब अपने आप को खाने पे आ गया है। अब लीडर्स उनसे डरते हैं, अब वो अपनी इज्जत बचा के बेचारे बैठे हुए हैं। और मैं ये आज प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, ये आज अली अमीन गंडापुर साहब की इज्जत महफूज नहीं, कल बुशरा बीबी के ऊपर भी ऐसे ही होगा, ये वर्कर्स करेंगे। और परसों, आज तो कहते हैं कि इमरान खान साहब का एक इशारा जो होता है वो मानते हैं, परसों वो भी जब कॉम्प्रोमाइज़ की बात करेगा तो ये उसकी भी नहीं मानेंगे। आपने एक उनको लाइन दे दी है, एक हॉर्ड लाइनर बना दिया है, और एक ऐसी लाइन के सफ़र के ऊपर आपने उनको चला दिया है कि कल को वो अपने फैसले खुद करेंगे। तो मुझे लगता है नहीं, मेरा ख्याल है अच्छी इसलिए नहीं है कि एक इमेच्योर जो जहन होता है वर्कर्स का, वो फैसले जो डिसाइड करे, वो फैसले बास का मुल्क कौम के लिए बेहतर भी नहीं होते। तो लिहाजा लीडर्स इसीलिए होते हैं कि वो लीड करते हैं, फ्रंट से लीड करते हैं, वो गाइड करते हैं। तो लिहाजा इन बच्चों के स्पुर्द अगर चीज़ें कर दें, फैसले आप कर दें, तो उसका नतीजा यही होगा जो आज आप देख रहे हैं। लेकिन अभी तो चलो, अली अमीन फिर भी एक चीफ मिनिस्टर है, उसने हालात बहुत सारे देखे हैं, बुशरा बीबी है, और भी कुछ लीडर्स हैं बेचारे डरे हुए हैं, साइडों पे हैं, अपनी नौकरी बेचारे पूरी कर रहे हैं डर डरा के। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर मोहसिन नकवी पे अगर बात हो रही है तो मोहसिन नकवी देखें, उसके बयानात आपने भी चलाए, प्रोग्राम का हमारे का हिस्सा भी है, लेकिन सिचुएशन जब तब्दील होती है ना तो इंटीरियर मिनिस्टर को उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। आज अगर वहां पे लोग नहीं है तो कहेंगे लोग नहीं है, अगर लोग आ जाएंगे तो उनको उसके मुताबिक ट्रीट करेगा। उसकी किसी ऐसी स्टेटमेंट को हम रेफरेंस के तौर पे ये नहीं कर सकते कि अगर वहां पे कोई बलवा हो गया, वहां पे लोग लड़ पड़े हैं, गाड़ियां तोड़ दी हैं, तो उसके बाद भी वो पुरअमन ऐसे बैठे रहे कि जी आपने कहा था क्योंकि आपने ये नहीं करना तो आपने ये क्यों किया। उसका काम ही ये है कि सिचुएशन के मुताबिक चीजों को चेंज करे, बयान भी चेंज करे, डिप्लोमेसी, अपनी डिप्लोमेसी भी चेंज करे, अंगेज भी लोगों को रखे। ठीक है, यही तो एक गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का काम होता है। बल्कि अब तो वो उनके आंसू गैस की शेलिंग में फुटेज देख रही थी, वो खुद बेचारे जख्मी हो गए थे। देखिए आज पाक फौज ने कितना अच्छा जेस्चर दिया, ठीक है ना, जिस तरह उन्होंने क्राउड के साथ अपना रिलेशन बनाया, ठीक है, और जिस तरह उन्होंने मसाजिद से ऐलान किया कि भाई
ہم میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ا ٹرننگ ایون انہوں نے پوائنٹ. اس وقت کہا کہ ہم گولی نہیں چلائیں گے, ہاں آپ پرامن نہیں رہیں. چلائیں گے, آپ پرامن رہیں, ہم کچھ پرامن نہیں رہیں گے, اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ پرامن رہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان لوگوں کے منہ پہ خاک پڑ گئی جو یہ سمجھتے تھے کہ عوام اور فوج آمنے سامنے کھڑے ہوں گے. آج پاک فوج نے جس طرح ایک خوبصورت جیسچر دے کے یہ کہا کہ ہم عوام کا احترام کرتے ہیں, یہ ایک بہت زبردست جیسچر تھا. ٹھیک ہے, اب آ جائیں یہ جو لیڈر لیس یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لڑکے کر رہے, اسی میں سے تو لیڈرشپ نکلے گی. اگر منافق لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کے پارٹی کا کام نہیں کر رہی تو پھر لیڈرشپ نکلے گی. رانا صاحب یہ جو فوٹیج اس وقت چل رہی ہے نا, میں چاہوں گی کہ ہمارے ویورز اس فوٹیج کو ضرور دیکھیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ عوام فوج کے ساتھ نہیں ہے, یہ ایک طرف فوج بھی کھڑی ہے, ایگزیکٹلی کہ آپ احتجاج کرنے آئے ہیں, وہ احتجاج کریں, وہ کھڑے ہیں, بلکہ انہوں نے تو نعرے لگا رہے ہیں, ہاتھ پکڑ کے اوپر چڑھایا بھی ہے کنٹینر پہ. لیکن فضا یہ اس کا ایک پہلو ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ایک اینگل ہے اور یہ ابتدائی اینگل ہے دن کے وقت. ٹھیک ہے, اس کے بعد والا جو ابھی آپریشن والا ہے, شیلنگ والا, اس میں اسی طرح سارے اداروں نے حصہ لیا آپریشن کے اندر. دیکھیں یہ جو ڈسپلن فورسز ہوتی ہیں یہ آرڈر کی غلام ہوتی ہیں. اس وقت آرڈر یہ تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا, اب آرڈر یہ ہے کہ ان کو پیچھے کرنا ہے, اور وہ جو آرڈر آئے گا اس کے اکارڈنگلی. ایگزیکٹلی 100% آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ جو آرڈر آئے گا تو آرڈرز کے محتاج ہوتے ہیں, لیکن بٹ اسٹل جو کہا گیا ہے کہ عوام پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا. شیلنگ تو پھر آپ برداشت کریں کیونکہ آپ احتجاج کرنے آئے ہیں. ویسے بھی اب تو شیلنگ جو ہے نا وہ انتخابی نشان ہو جانا چاہیے جتنا ہم اس کو سیاست میں استعمال کرتے ہیں. بریک کے بعد عمران خان کا جیل سے کیا پیغام آیا ہے عوام کے لیے, آپ کو وہ سنائیں گے. تاب دینا ہوگا ان زخموں کا, یہ سب کچھ کہا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا. راج صاحب یہ پیغام آیا ہے, ایک جانب ادھر شیلنگ ہو رہی ہے, بجلی موجود نہیں ہے, راستے بالکل بند ہیں, اور یہ ہمارے دارالحکومت کی صورتحال ہے, کیپٹل سٹی کی صورتحال ہے. دیکھیے جی, پی ٹی آئی نے بھی بڑا سوچ سمجھ کے کیپٹل کو ٹارگٹ کیا ہے, اور اس کی ایک بڑی نیوز سینس ہے, پوری دنیا کے اندر یہ خبر جا رہی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے کہ کیپٹل کے اندر یہ سچویشن ہے. اور اسی لیے تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیپٹل کس طرح مفلوج ہوا ہے, اور کیپٹل کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے اندر ہی ایسی ہی سچویشن ہے. لیکن دوسری طرف بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ زرداری صاحب پچھلے آپ کو پتہ ہے کافی دن غائب رہے, اور مجھے لگتا ہے کہ زرداری صاحب کو پہلے سے سچویشن کا اندازہ تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. نواز شریف صاحب مری کے اندر ہے, ہیلی کاپٹر میں مری جا کے سکون کر رہے ہیں, ریسٹ کر رہے ہیں. اب باقی جتنی پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں, فضل الرحمان صاحب اچانک سے غائب ہو گئے, جو پی ٹی آئی کے ساتھی تھے اور پی ٹی آئی کے ساتھ مرنے جینے کی قسمیں کھا رہے تھے. اچھا جماعت اسلامی خاموش ہے, نہیں بولے ہیں حافظ نعیم الرحمان نے کہا بولنے والی بات ہے, یہ بولنے کا کیا فائدہ ہے, پریکٹیکلی تو ظاہر سپورٹ نہیں کر رہے. اے این پی ہے اور اسی طرح بلوچستان کی جماعتیں. اصل میں معاملہ اصل میں یہ ہے کہ ہر پارٹی پی ٹی آئی کو اپنے اپنے لیول پہ تھریٹ سمجھتی ہے. یعنی بلوچستان کی جو کامپرس جماعتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے, اے این پی کے پی میں سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے تھریٹ ہے, جے یو آئی سمجھتی ہے, جماعت اسلامی ایون سمجھتی ہے کہ یہ تھریٹ ہے. تو ساروں کی خواہش یہ ہے, نون لیگ بھی ساروں کی خواہش ہے کہ چلو ادھر ذرا کوئی ٹھکائی ہو ہی جائے اچھے طریقے نہ تو اچھا ہے. تو سارے لوگ اپنے اپنے طور پہ مزے لے رہے ہیں اور بیٹھے. پی ایم ایل این کیوں خاموش ہے, مطلب شہباز شریف دیکھیں وہ پہنچے ہیں. ویسے مجھے ذرا اس کو کمپلیٹ کر لیں. اچھا نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ دونوں طرف سے اگر اداروں کو نقصان پہنچتا ہے تو تب بھی ان کو کتنی کو محبت ہو سکتی ہے اداروں میں. یہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ پھر بھی سمجھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کمزور ہوئی ہے, اور اگر پی ٹی آئی کا کوئی معاملہ اس طرح کا نقصان پہنچتا ہے تو وہ پھر بھی سمجھیں گے کہ وہ بینیفیشری ہے. تو وہ بڑے مزے سے سکون سے محسن نقوی صاحب کو اکیلے فرنٹ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے, اور اگر کوئی ڈیزاسٹر ہوگا, کوئی پرابلم ہوگا تو کہیں گے جی محسن نقوی صاحب نے غلطی کر دی, رانا ثناء اللہ صاحب سٹیٹمنٹ دے دیں گے. تو یہ بڑی ٹرکی سی گیم ایک طرح سے ہو رہی ہے. ایک طرف پاکستان پورا مفلوج ہے, ایک طرف محسن نقوی صاحب فرنٹ پہ کھیل رہے ہیں, اور دوسری طرف پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ ریزلٹس کا انتظار کر رہی ہیں اور انجوائے کر رہی ہیں گھروں میں بیٹھ کے. بالکل ٹھیک ہو گیا رانا صاحب, ریزلٹس کا انتظار کر رہی ہیں, یہ کون سے الیکشن ہو رہے ہیں؟ ریزلٹ کا انتظار نہیں کر رہی. کیا ہوگا؟ یہ سیاسی گدھے ہیں, جیسے گدھے مردار پہ مرلاتی ہیں نا, اور ویٹ کرتی ہیں کہ یہ مر جائے تو پھر ہم اس کا گوشت نوچیں, اپنے پنجوں سے اس کو نوچیں.
ठीक है ना, ये वो सियासी गिद्धे हैं जो ये इंतजार कर रही हैं कि इस डेमोक्रेसी की जो लाश एक दफा गल सड़ जाए, फिर हम इसके ऊपर न ठोंगे मारेंगे और फिर अपना अपना हिस्सा जो है हम खाएंगे। तो मैं तो इन गिद्धों के ऊपर कोई यकीन नहीं करता। ठीक, नहीं तो मुझे बताएं कि इस टाइम पाकिस्तान पूरा जो है मफलूज हुआ हुआ है। वेयर इज नवाज शरीफ, वेयर इज आसिफ अली जरदारी, इवन वेयर इज बिलावल भुट्टो, एंड वेयर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वेयर दे आर? क्या ये पाकिस्तान के अंदर एक इतनी बड़ी क्राइसिस के अंदर इनका कोई रोल नहीं है? क्यों नहीं बोल रहे ये लोग, क्यों नहीं कोई बात करते ये इसके ऊपर? बेलारूस के सदर आए हुए हैं, शहबाज शरीफ और कैबिनेट वहां तो बहुत बिजी है। ज्यादा बेलारूस के सदर जो आए हैं उससे ज्यादा बड़ा तो क्या नाम है पैकेज कामों की से कोई 2 किसान उठा के ले आएंगे। बेलारूस के सदर आए हैं, वो बड़े थे आके कुछ 100 बिलियन दी और वो इन्वेस्टमेंट करने आए हुए। क्या किया उन्होंने आके यहाँ पे? लेकिन राणा साहब वो मैं- क्या मैं- मैसेज लेकर जाएंगे? क्या मैसेज ले? तो फिर आप करें अब सुन लें जी। वो जो आप सवाल था ना कि एक औरत का हाथ है इस सारी सिचुएशन के पीछे। एक औरत का हाथ नहीं है। हाँ। इसमें राजा सिकंदर का हाथ है जिसने पाकिस्तान के इलेक्शन को दागदार कर दिया। इसमें काजी फायज ईसा का हाथ है जिसने एक सियासी जमात के जमहूरी रास्ते को रोका। इसमें शहबाज शरीफ वगैरह का हाथ है जिन्होंने एक सियासी जमात को इलेक्शन से उठा के बाहर फेंक दिया और जाली मैंडेट के ऊपर आके बैठ गए। ठीक। एक औरत का हाथ नहीं है, इस पूरे सिस्टम का हाथ है जिन्होंने आज इस सतह पे नहज पे लेके आ गए लोगों को कि वो वहां खड़े हुए चीख रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी है। और अगर कोई शख्स उनमें मौजूद रियासत को चैलेंज करता है, इदारों को चैलेंज करता है, खुदा की कसम मैं उसके साथ नहीं खड़ा। लेकिन क्या आपने आइन में से लिख के फाड़ दें, ऐसे करके फाड़ दें कि ये आइन में किसी का हक नहीं है कि वो एहतिजाज कर सके? आइन कह रहा है कि आप इस कर लें, पुरअमन एहतजाज करने का हक पुरअमन है। एहतजाज करने का आप। लेकिन जब ये करेंगे मैं उनका सपोर्टर नहीं हूं, ठीक है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं मैं उसका सपोर्टर नहीं हूं। मैं ये आइन को आपने फाड़ दिया और अब आप कह रहे हैं कि मैं उनका सपोर्टर नहीं लोग हैं, हूं। मैं क्या मेरी करेंगे? इस हरकत से आप ये ना समझिएगा कि मैं जियाउल हक का सपोर्टर हूं जिसने कहा था कि आइन क्या है वो तो रद्दी ये की तरह से टोकरी कहा ये उठा के- डस्टबिन में फेंक दूंगा। Yes. ठीक है ना, मैं वो नहीं हूं। वैसे बेलारूस के सदर ने पूछा कि इतने ज्यादा कंटेनर इस्लामाबाद में क्यों जमा है, ठीक, तो उन्होंने कहा कारोबार बहुत ज्यादा चुके बढ़ गया पाकिस्तान का। नहीं, वो उन्होंने बेलारूस के सदर ने जब ये पूछा कि कंटेनर, तो उन्होंने कहा जी जो आप पैकेज लेके आए ना वो हमने इसमें रखना है। इतना हैवी पैकेज है आपका जो आप लेके आए बेलारूस। मैंने तो पहली दफा सुना है कि बेलारूस कोई ऐसा मुल्क भी है जिसमें बहुत वो पोटेंशियल है, ठीक है ना। लेकिन असल चीज फिर मैं वहीं पे आऊंगा कि यार आप लोगों को उनका जमहूरी हक दे दें। उनकी जमहूरियत का तकाजा ये है कि आप उनको ये हक दें कि भाई अगर वो समझते हैं कि मैंडेट का है, मैं नहीं कह रहा कि अगर वो ये समझते हैं कि मैंडेट का है तो सड़कों पे आ जाए, लेकिन क्यों आ रहे हैं? जब आपकी अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, जब आपके ट्रिब्यूनल्स काम नहीं कर रहे, जब ट्रिब्यूनल्स के जजेस को आप अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, ठीक है ना, पाए ना स्टैब्लिशमेंट, हर गल स्टैब्लिशमेंट से पा दो जी स्टैब्लिशमेंट। ओ भाई तुम्हारे इदारे नहीं काम कर रहे, तुम्हारे अंडर जो इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, अदालतें काम नहीं कर रही हैं, ट्रिब्यूनल्स काम नहीं कर रहे हैं। एक वो कमिश्नर था जो बोला था, कहां गया वो कमिश्नर जिसने एतराफ किया था कि हाँ जी काजी फायज ईसा ने के जरिए ये सारी धांधली हुई उन्होंने है। बात भी कह तो दिया था कि मैंने ये क्या किस तरह वो कर गए हैं। रावलपिंडी के जो कमिश्नर थे मुझे पता चल गया, बाद में उन्होंने कहा मुकर गए थे। हाँ, ओके। उन्होंने गाना गाया था भूल गई नहीं भूल गई हो, भूल गई नहीं भूल गई हो जाने, गाना है ना। तो मुझे नहीं वो पता, यही गाया था ना, थू मारा कह दिया था उन्होंने। लेकिन वो मुकर गए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं जी मैंने किसी के कहने पे की है। आपने 2 दिन के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। अच्छा मेरा सवाल आपसे ये है, राज साहब आपसे भी, जिस तरीके से रोड्स बंद हैं, आपको पता है सब्जियां कितनी महंगी हो चुकी हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स आ नहीं सकते और किसी को मोटरवे पे सफर करने की इजाजत नहीं है। जो स्टॉक पड़ा है वो मुंह मांगे दामों में फरोख्त हो रहा है। ये भी अवाम पे अजीब एक अजाब संता है। सिंह ना सब्जी लेने गया तो वो जो बंदा था ना वो करेलों पे ना पानी का छट्टा मारे जा रहा था। काफी देर हो गई खड़े हुए, तो उसने दुकानदार ने कहा की लेना, कहना नहीं पहला इन्होंने होशिश लाया पानी मार मार के ना बेहोश हो गए है। तो ये मुझे लगता है सब्जियां भी बेहोश हो गई हैं। पिंडी वालों का कोई नहीं सोच रहा, जिनके चारों तरफ से बंद कर दिया आपने, होटल्स बंद कर दिया आपने, वो कहां से खाएंगे, कैसे जिंदगी गुजरेगी, क्या होगा? पिंडी वालों को, पिंडी इस्लामाबाद रावलपिंडी दोनों जुड़वा शहर है ना। पिंडी का तो सारी सोच। अच्छा वो उसका ध्यान एक ही तरफ रहता है। नहीं, फैजाबाद इंटरचेंज की बात कर भाई मैं पहले रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਧਿਆਨ। आप पता नहीं मैं कौन से ਗੱਲ ਕੀ गेट्स पे करना, पहुंच ਤੁਸੀਂ जाते कितने हैं। चले जाते हो। हम गेट्स की बात नहीं कर रहे, हम वहां पे रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। हाँ देखिए फिजा,
पी टी आई की जो हिकमत अमली सामने आ रही है ना, फ्रेंकली स्पीकिंग, जो बुशरा बीबी पे बैंक करके अब पी टी आई पूरी ये आखिरी खेल खेल रही है। ये डू एंड डाई जब कहते हैं ना जी, ये बका की जो जंग होती है और वो हमेशा ही ताकत उसको जीत जाती है। और जो ताकतवर अदारे हैं, हल्के हैं, वो आज भी, वो कहते हैं ना, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पहले टॉस जीतकर मोहसिन नकवी साहब ने बैटिंग का फैसला किया और डी चौक खाली करवा दिया। क्या बात है। तो टॉस वो जीत गए और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर दी। आपकी इस बात से मुझे याद आया, देखा आज कैसी पिटाई लगाई है जिम्बाब्वे की टीम की और पाकिस्तान। देखे कल ही आप देखे ना, पूरी शाम करीबा पढ़ रहे थे तो मोहसिन नकवी साहब ने भिजवाया है। मोहसिन नकवी साहब ने वहां पे मसरूफियत के बावजूद टीम को कहा कि बस इज्जत और गैरत का मसला कम चुक दो, और चुक दिया। उन्होंने किया है, क्या बात। अब जो पीटीआई ने सारी हिकमत अमली एक खातून, ऐसी अनट्रेन्ड खातून के सुपुर्द की है जिसको खारजा अमूर के मसाइल उसको नहीं पता, दाखिली अमूर उसको नहीं पता, सिक्योरिटी के इश्यूज क्या हैं, पाकिस्तान के अदारों का इज्जत रिस्पेक्ट के क्या मामला हैं और अदारों की मजबूरियां क्या होती हैं दूसरे ममालिक के अंदर। तो वो भी उसी स्टाइल के अंदर फ्री स्टाइल बस चक्के चौके मारी जा रही हैं। वो बेज़ाहिर तो बहुत अच्छी लगती है उसकी हिकमत अमली और वो लीड कर रही है और कारकुन भी बड़े खुश हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि जो वो अचीव करने के लिए जिस तरह वो आई हैं और जिस तरह वो आगे बढ़ी हैं, और क्या पीटीआई ने इसके लिए कोई मुनज़्ज़म ऐसी कोई प्लानिंग कर रखी है कि पाकिस्तान के तमाम अदारों को वो शिकस्त दे देंगे और जो उनके मुतालबात है वो सारे के सारे वो पूरे करवा लेंगे। जिंदगी में कॉलेज के जमाने में हम लोग एहतजाज करते होते थे तो मैं यूनियन का प्रेसिडेंट था। अरे वाह। तो वहां पे हम लोग पता ही क्या करते थे, एक हमारे दोस्त बड़े जज्बाती होते थे, वो कहते डीसी को मुअत्तल करो, एसपी को मुअत्तल करो। एसपी होता था तो डीपीओ नहीं होता। मैं उनको हमेशा कहता था वो मुतालबा वो करी था जो पूरा हो जाए। तुसी डीपीओ को एसएचओ नु मुअत्तल करो तो हो जाएगा, जो तू डीपीओ ही मुअत्तल करा तौर पे ना। सो मुतालबात आपको सोच के चीजें करनी पड़ती है, फिर उसके पीछे पीटीआई वालों को राहत साहब उसके से पूरा सोच के उसके लगवानी पीछे चाहिए। ना पूरी फील्डिंग लगानी पड़ती है, पूरा फिजा प्लान करना पड़ता है। अब देखिए जितने बड़े बड़े मुतालबात जाके वो करके बैठ गई हैं, अब रियासत के लिए नामुमकिन है कि वो इस डिक्टेशन के ऊपर ये कर लें। कल को कोई और निकल आएगा, परसों को और निकल आएगा, फिर तालिबान वाले कोई इससे बड़ा जत्था ले आएंगे कि सारे बंदे छोड़ो, फिर कोई और ले आएगा। इस तरह पॉसिबल नहीं है। रियासतें ठीक है माँ की जैसी होती हैं, लेकिन कभी कभी वो स्तीला बाप भी बन जाती है। वो डंडा शंडा भी चलाना मोहसिन नकवी साहब की शक्ल में वो जरूरी हो जाता है। ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है कि रियासत माँ के जैसी से ज्यादा कुछ स्तीला बाप ही बन गई। तो ही रिट ऑफ स्टेट के लिए बाज़ का जरूरी होता है। रिट ऑफ स्टेट के लिए बाज़ का जरूरी होता है। वैसे राणा साहब केपीके को किसके हवाले छोड़ के आए हैं जब सारे लोग यहाँ पर हैं? केपीके में आप देख लें, फैसल कुंडी साहब के पास है। कुंडी साहब तो खैर अल्लाह ताला उनको कुंडी लगा के बैठे उनको गवर्नर हाउस महफूज रखे। हाँ जी, ठीक है ना। वो एक बंदा आधी रात को उसने ना आके मालिक मकान को बेल दी, वो नीचे आया तो मालिक मकान ने कहा आधी रात को खैर है, कहता बस मैंने ये बताना था कि मैं इस महीने किराया नहीं दे सकूंगा। तो उसने कहा यार ये तो मुझे सुबह बता देता। कहता मैं सारी रात परेशान रहा, तो तू भी तो रहना नाल। तो कुंडी साहब का ख्याल है पीटीआई सारी इस्लामाबाद आ गई है, कुंडी साहब पीछे सारी कौम ही परेशान, कुंडी साहब भी चैन से नहीं है। लेकिन असल बात यह है, देखें अब जो जुल्फकार राहत बात कर रहे हैं ना कि जी वो कोई जत्था और आ जाएगा, कोई और हो जाएगा। भाई हम अपना किबला दुरुस्त कर ले, कोई जत्था नहीं आएगा। ये इंतखाबात अगर दुरुस्त होते, ये इंतखाबात में अवामी मैंडेट को मान लिया जाता, इस इंतखाबात में इदारे एक पार्टी के तर्जुमान ना बनते, इलेक्शन कमीशन राजा सिकंदर साहब मुस्लिम लीग नून के चौबारे में बैठ के राजा खांदियां ते बिल्लियां ताकदियां ना कहते, ठीक है ना, तो शायद ये ना होता। काजी फायज ईसा साहब वहां बैठ के सुप्रीम कोर्ट की हुर्मत का भरम रखते हुए वो फैसले करते जो आइन और जमहूरियत के मुताबिक होते, तो शायद ये इस तरह ना होता। ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि ये शहबाज शरीफ और बाकी ये सारे लोग ये मैटर नहीं कर रहे इस टाइम। ये प्रेसिडेंट मैटर नहीं, प्राइम मिनिस्टर मैटर नहीं कर रहा। कहां है प्राइम मिनिस्टर? क्या प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक कोई जुमला कहे कि मेरे लोग वहां पे? प्राइम मिनिस्टर नून लीग का नहीं होता, सदर नून लीग का नहीं होता, वो पूरी कौम का प्राइम मिनिस्टर। अगर वो ये समझता है तो आप माने भी ना, पीछे वाले तो मानते ही नहीं। वो कहते क्या है? वो कहते ने तुसी मैनू नहीं मानते, मैं तानू नहीं मानता। यस, ठीक है ना, ये बात है, वो ये कह रहे हैं। सो मैं ये समझता हूं कि अभी भी एक वक्त है, ये तो बिल्कुल ठीक है,
کہ نہ تو ذوالفقار راز صاحب مینڈیٹ واپس ہو سکتا ہے، پاسبل نہیں ہے. 26ویں ترمیم دوبارہ واپس، اس کے لیے دوبارہ آپ کو پارلیمنٹ جانا پڑے گا، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ممکن ہیں الیکشن ہو سکتے جس سے ہم نا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا اس کو کم کر سکتے ہیں. اور وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بیٹھ کے جو بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے، ذوالفقار راز کے اندر بھی خواہش ہے کہ قومی حکومت ٹائپ کوئی چیز بن جائے، تو اس کا بھی کوئی شاید چانس، اس کی شیروانیاں ہیں بھی میرا تو نہیں، خواتین کے کوٹے میں فضا کا نمبر لگ سکتا ہے. باقی یہ کہ نہیں جی، ایسی سیاست جہاں خواتین کی عزت نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں. بات دیکھیں نہیں، قومی حکومت میں تو بڑی ڈسپلن. اچھا نہیں، وہ عزت کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں وہ چاہے مریم صاحبہ ہوں، چاہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، چاہے وہ عظمہ بخاری ہوں، چاہے وہ بشرا بی بی ہوں، ہمیں نا عزتوں کے معیار مختلف نہیں رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے، اگر میری نظر میں مریم صاحبہ ایک باعزت خاتون ہے تو پھر بشرا بی بی بھی اتنی ہونی چاہیے. اس طرح نہیں ہے. آپ اپنے گھر والوں کی عزت تب کروائیں گے جب آپ دوسروں کے گھر والوں کی عزت کریں گے، اور اگر آپ ان کی عزت نہیں کریں گے تو یہ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ جی لوگ پھر وائس ورسا آپ کو لیے وہ کریں گے. تو یہ رانا صاحب ویسے ایک چیز آپ فیل کر رہے ہیں کہ جو بشرا بی بی کو اسیس کیا ہے لوگوں نے، اداروں نے، یا کراؤڈ کے بارے میں جو اسیسمنٹ تھی، یا عمران خان کے بارے میں، لگتا ہے تینوں چیزوں میں کہیں غلطی ہوئی. بالکل مس کیلکولیٹ مس ریڈ کر گئے ہیں سچویشن کو. رانا صاحب میں بریک کے بعد واپس آتی ہوں تو پھر آپ سے اس کا جواب لیتی ہوں کہ بھئی مس ریڈ آخر کون کر گیا ہے، اور کیا ریاست ابھی بھی تیار نہیں ہے؟ ویسے بات تو ٹھیک ہے، وہ کہاں ینگ جنریشن 20-22 سال کے لڑکے ہیں، وہ پہاڑوں سے اوپر چڑھنے والے، اترنے والے، اور یہاں پر 30-35 سال کے پولیس والے اتنے بڑے پیٹ نکالے ہوئے ہیں، انہوں نے مقابلہ کرنا اور انہوں نے بھاگنا ان کے پیچھے. بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. نام پر مذاق تو چل رہا ہے کافی دیر سے، اور اس پہ فضا جو میں بار بار بات کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا مسئلہ مقبولیت نہیں قبولیت. اچھا، اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ ایک بھٹو صاحب ہوتے تھے اس ملک کے اندر، وہ بڑے پاپولر تھے، بڑا کرسمہ تھا، وہ نیریٹو بنانا جانتے تھے، اس کو سیل کرنا جانتے تھے، جو آج کل بانی پی ٹی آئی کر رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی سے میں نے سامنے بیٹھ کے یہ عرض کی تھی، میں نے کہا تھا کہ سر اس وقت یہ سچویشن تھی، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائے تھے، اور اس وقت اتنے لوگوں نے خود سوزیاں کی تھی، اتنے لوگوں نے استعفے دیے تھے، اتنے لوگوں نے جیلیں کاٹی تھی، اتنے لوگوں کو کوڑے پڑے تھے، اور کچھ جلاوطن ہو گئے. پھر الذوالفقار بنی، پھر تیارہ اغوا کیا گیا، بہت زیادہ ریزسٹنس بھٹو خاندان نے دی تھی. الٹیمیٹلی آج آپ دیکھیں اس خاندان کا کوئی بندہ بھی زندہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ریزسٹنس کا نام لینا تو بڑی اچھی بات ہے، انقلاب کی بات کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس انقلاب کے مطلب کا پتہ ہونا، اس کے ایگزیکیوشن کا پتہ ہونا، اور اپنی ٹیم دیکھنا. بھٹو صاحب کے لیول کا ایک بندہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. بالکل. دوسری، میں نے ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے دانشور کہتے ہیں بنگلہ دیش، آج بھی تصویریں پی ٹی آئی کے لوگ لگا رہے ہیں، ویڈیو لگا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش ریپیٹ ہو رہا ہے. بنگلہ دیش کی کہانی کچھ اور تھی. 71 کے اندر جو جمعیت کے لوگ تھے انہوں نے بنگلہ دیش کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا، اور وہاں پہ پوری ٹریننگ کر کے ایک فصل پوری تیار ہوئی، اور اس کے بعد جا کے انہوں نے سارا کچھ کیا اور فوج کے اندر فیلڈنگ لگائی. آپ ٹرکی کی بات کر لیں، ٹرکی کے انقلاب کا بھی بہت زیادہ رومانس ہے لوگوں کو. ٹرکی کے اندر بھی جنگجو قوم ہے، پولیس ساتھ تھی، طیب اردگان نے ڈیلیور کیا تھا، میئر رہے تھے. اس کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے کہ اس کی ایک پوری ٹیم تھی، پوری تیاری تھی، اس کے بعد وہ چیزیں آئیں. پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے پاس نہ کوئی ایسی حکمت عملی ہے، نہ کوئی ایسی ٹیم ہے، نہ کوئی ایسی تیاری ہے. میں جب بار بار بات کرتا ہوں کہ خود دیوار کے ساتھ مار کر مرنے سے بہتر ہے کہ آرام کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لی جائے. لیڈر کا کام جہاز کو بعض کا دیوار کے ساتھ مارنا نہیں ہوتا، سیف لینڈنگ بھی ہوتی ہے. تو لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے لوگوں کو مروانے سے بھی گریز کرے، اور آگے اینڈ تک پہنچنا کیسے ہے، منزل تک، اس کا بھی اہتمام کرے، وہ ہوتا ہے لیڈر. تو جو لیڈر خود بھی اپنے آپ کو پرابلم میں ڈالے، لوگوں کو بھی ڈالے رکھے، مقصد بھی پورا نہ ہو، جو ٹارگٹ اچیو کرنا ہے اس کے لیے ایک پلاننگ چیزیں بہرحال مجھے پی ٹی آئی کے اینڈ کے اوپر نظر نہیں آتی. بالکل ٹھیک. رانا صاحب، بشرا بیوی اور علی امین گنڈاپور کو اریسٹ کرنے کے لیے جو کہا جا رہا ہے کہ یہ آج رات تک آپریشن میں اریسٹ کر لیے جائیں گے، اتنا آسان ہے عوام کے اندر سے ان کو نکال کے اریسٹ کرنا، اور اس کے بعد عوام کا جو ری ایکشن ہوگا کہ اس کے لیے تیار ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں، مجھے تو جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کوئی متعلق میں بھی کوئی ڈس انفارمیشن ہو کہ انہوں نے 2 دفعہ نکلنے کی کوشش کی ہے کہ مجھے ایک ضروری کام جانا ہے، تو جو لوگ ہیں ارد گرد انہوں نے نہیں جانے دیا. تو
अली अमीन गंडापुर मेरा ख्याल है कि कोशिश तो करेंगे कि कोई रास्ता निकले, मुज़ाकरात हो। अब यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट काम कर रहे हैं। एक है अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब वाले, जो कहते हैं कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से अभी भी मिलके कोई रास्ता निकाला जाए। उन्होंने तो कहा था संजानी चले जाएं, हाँ जी। डी चौक ना जाएं। लेकिन दूसरी तरफ ना जो खातून है वो है, और उन्होंने एक मुकम्मल स्टैंड ले लिया है कि मैंने तो हिलना नहीं चाहे कुछ हो जाए। अब इसमें दोनों, एक तरफ ताकतवर कॉरिडोर और एक तरफ ये लोग हैं, और दोनों अना के इंतहा पे खड़े में, तो इससे नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है, इससे नुकसान तो अवाम का हो रहा है। मेरा ख्याल है कि ये जो बांग्लादेश की बातें इट इज ऑल बुलशिट। ताजा तरीन जो हसीना वाजिद को भागना पड़ा, उसने ये साबित कर दिया कि जो बांग्लादेश के हवाले से एक वो बनाया गया था ना कि दो कौमी नजरिया फेल हो गया और ये हो गया और वो हो गया, वो सब खत्म हो गया। साबित हो गया कि वो लोग, उन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं, हमने कहीं गलती की है, ठीक है। और यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है कि वो इस तरह सोच सके, और पीटीआई बिल्कुल नहीं सोच सकती। पीटीआई, मैं कहता हूं कि मुहिब वतन लोग हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो कभी ऐसे नहीं सोच सकते। और ये जो कह रहे हैं ना तुर्की के जंगजू, इसने अर्तुगरुल देखा है सिर्फ, तो ये समझते सारे जंगजू ने, बड़े मीठे से लोग हैं, लेकिन हाँ अपने मकसद के लिए उन्हें खड़ा होना आता है। लेकिन अभी जिस मकसद के लिए ये लोग खड़े हैं, क्या ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकली, इज दैट पॉसिबल कि जमानतें तो जेल से उनको रिहा करने के लिए अदालतों ने करनी है, जाके तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट का एहतजाज करना चाहिए। नहीं, मैं उसमें अर्ज करूं, देखें बात यह कि जो बैरिस्टर सैफ है ना, उनकी जो आज की बात है, आपने जो उनका ट्वीट सुनाया और जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान के लिए इतनी इस तरह की मुश्किलात है वहां पे, डेथ सेल में, तो आप नफरत बोझ करके आप गुलाब के फूल नहीं खिला सकते भाई। अगर इमरान खान के पीछे लोग खड़े हैं और उन्हें ये इत्तला मिलेगी कि भाई वो इस तरह डेथ सेल में, तो वो क्या करेंगे? रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। आप ट्रस्ट डेफिसिट कम करें। बैरिस्टर सैफ जो कह रहे हैं, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, कि वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करें। चलो ये इतलात आने लगे ना कि जेल में इमरान थोड़ा कंफर्ट जोन में है, वो थोड़ा लोगों को कुछ समझ तो आएगी ना। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर यही होगा जो हो रहा है। अच्छा, जेल में कंफर्ट जोन कौन सी होती है राज साहब? जेल तो खैर जेल ही होती है, और राना साहब ने बता दिया डिटेल से, आपने भी जिक्र कर दिया कि वो किस हालत में है। लेकिन मैं जो बात कर रहा था ना, मैं ये बात कर रहा था कि देखें, टर्किश कौम जो है ना, वो बाकायदा एक ऐसी कौम है, वाकई वो जंगजू है, और उनकी एक तारीख है। हमारी तारीख ये है कि आज मुजाहरे के अंदर वहां पे लोग पिट रहे हैं, रो रहे हैं। मैंने 3-4 वीलॉग लोगों के देखे हैं पीटीआई के, वो कह रहे हैं खुदा के लिए को पंजाब से निकल आओ। और एक पीटीआई का बहुत ही मुतहर्रक शख्स है, उसका मैंने सुना, वो रोने लग गया। उसने कहा, अली मोहम्मद तुम किधर हो, माद असलम किधर हो, फलाना किधर हो, एक लंबी लाइन उसने गिनी। अच्छा, तो उसने कहा कि अगर पंजाब से भी लोग निकले हैं ना 1-2 लाख, तो जो हमारे ऊपर टार्चर हो रहा है ये बंद हो जाएगा। ये डिवाइड हो जाएगा? नहीं, डिवाइड नहीं होगा। उसमें ये होगा कि उसने कहा, तंजिया ये कहा है कि अगर पंजाबी इतने होंगे तो शायद शैलिंग ना होती, शायद गोलियां ना चलती, साढ़े ते चल रही है ना। जाहिर केपी दे लोग ने वो एक इस एंगल ते गल करें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, यहाँ पे पंजाब के अंदर ये बात हो रही है वहां पे कि उस तरह लोग नहीं निकले, सिंध से उस तरह लोग नहीं निकले, केपी की ज्यादा वहां पे अक्सरियत है। और जब मैं बात करता हूं ना कि इनकलाब के लिए एक तैयारी होती है, फिर वाज़े लायामल होता है, एक प्लान होता है, प्रोग्राम होता है, सोल्यूशन होता है, और लीडर बताता है कि यार ये एक रोड मैप है, इसका एंड इस पे होगा, ये इसमें हो सकता है। और उसमें इस तरह जज्बात के साथ चीजें नहीं होती, होश के साथ सारी चीजों को टैकल करना पड़ता है। तो वहां पे उसका कंपैरिजन किसी तरह भी हम बांग्लादेश का या टर्की का पाकिस्तान के इस क्राउड के साथ नहीं कर सकते। लेकिन फिर देखना यह है कि मैं बार बार वो बात करता हूं कि देखें, इस सारी लड़ाई के अंदर सफर आम आदमी कर रहा है, अरबों रुपए का डेली का नुकसान हो रहा है, कंटेनर वहां लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है, पूरा मुल्क चौक है, पूरे मुल्क के अंदर नकलो अमल बंद हो गई है, ट्रांसपोर्टर परेशान है, मुसाफिर परेशान है, एम्बुलेंस से फंसी हुई है। और आप स्टॉक एक्सचेंज देखें, अगर बैंकों ने थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम किया था, पैसा निकला था, स्टॉक में लगा था, और स्टॉक बेहतर हुई थी, और स्टॉक बैठ गई है। कितने लोग वहां पे बेचारे कंगले हो गए होंगे।
جو 4 ٹکے کسی کے پاس تھے اور وہ بھی بیچارے بیٹھ گئے. Crash کر گئے، ریل بری اسٹیٹ حالت. آپ کی بیٹھی ہوئی ہے اور ہم دنگل کیا کر رہے ہیں؟ ہم لڑائی لڑ رہے ہیں. ہماری کچھ لوگوں کی انائیں اس ملک اور قوم سے بڑی ہو گئی. تو یہ بیسیکلی سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو 25 کروڑ لوگ ہیں بیچارے سفر تو وہ کر رہے ہیں اس لڑائی کے اندر. ڈیل اگر ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. فضا آگے آنے والے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے. اگر تو یہ 2-4 دن مزید سسٹین کر گئے تو پھر گورنمنٹ کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. رانا صاحب ڈیل ہوگی یا نہیں؟ اور دوسرا یہ پنجاب کی واقعی وہ بات جو کر رہے ہیں نہ ان کی بہن نظر آ رہی ہیں, پنجاب کی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی. مروت صاحب البتہ پہنچ گئے, آپ نے وہ دیکھا ہوگا. کوئی بھی نہیں, علی محمد خان ہے, مربت صاحب کبھی کبھی ان کی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے کہ جی وہ قیادت کر رہے ہیں, لیکن پتہ کارکنوں کے بیچ تو کارکنوں نے تو بڑی محبت کی ہے. کدھر ہے پنجاب والے؟ کل عمران خان کی تینوں بہنیں موجود تھیں وہاں پہ ڈی چوک میں. ہاں اچھا بشرا بی بی جو ہے وہ پنجاب سے نہیں ہے. لیکن وہ لیڈر نہیں ہے نا, وہ لیڈر نہیں. وہ ایک انہوں لیڈر مانتے نہیں تسی. اس نے اکیلی نے عورت نے خاتون نے اب اس نے سارا ایسا میلہ سجایا. آپ کے گنڈا پور صاحب جو ہے, صاحب کی طرح سلمان اکبر راجہ کی بتا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ کے گنڈا پور صاحب جو ہے ان کو ہلنے نہیں دے رہی. انہوں نے ایک ایسا مومنٹم بنا دیا, ٹھیک ہے نا. اچھا اب آ جائیں یہ کہ پنجاب کی لیڈرشپ, مجھے یہ بتائیں یہ جو ٹرینیں بھر بھر کے لاہور سے پنڈی جا رہی ہیں کون لوگ ہیں؟ یہ جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ تازہ دم لوگ آ گئے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ اور دوسری بات یہ بھی سن لیں, یہ بڑا باریک بات میں آپ کو کہنے لگا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب میں آپ نے اس سطح کے اوپر لوگوں کے جمہوری حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے کہ آپ کسی کو کسکنے نہیں دے رہے, ٹھیک ہے نا. آپ جہاں پہ نہیں ہیں وہاں پہ عمران خان یعنی آپ کہہ رہے ہیں لوگ ڈر گئے, لوگ وہ نکلنے نہیں دے رہے, نکلنے نہیں دے رہے, یہ ڈر گئے لوگ. میں عرض کرتا ہوں عمران خان نے اپنے بیان میں لاسٹ کہا تھا کہ سندھ اور بلوچستان کے لوگ نہ آئیں, جی آپ کو یاد ہو. جی اچھا اب یہ آ جائے پنجاب کی بات. دیکھیں پنجاب ویسے سندھ سے نا علیم شیخ بھی پہنچا ہے اور کاکڑ کیا نام ہے صدام, وہ بھی پہنچا ادھر. نہیں وہ ٹھیک ہے, محبت میں جیسے میں آپ کو محبت میں کہتا ہوں کہ آپ میری چائے نہ پی آپ چھین کے پی لیتے ہیں, تو وہ تو آپ کی اپنی محبت ہے کہ آپ اگر ایسا کرتے ہیں. لیکن میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں کلوزنگ بی کوئک, صرف 2 جملے ہیں کہ پنجاب اس طرح بہرحال نہیں کیا, لیکن جتنا پنجاب میں ظلم ہو گیا, لوگوں کے گھروں میں گھس کے بچوں کو اٹھا لیا گیا, توڑ پھوڑ ہوئی, جس طرح کے لوگوں کو گھر بیچنے پڑے اپنی ضمانتیں کرانے کے لیے, ایک خوف کی فضا, اور اس کے انعام میں آپ نے ایک شخص کو وزیر داخلہ بنا دیا, اور پنجاب کے وہ تمام لوگ جنہوں نے پنجاب کے اندر یہ کیا تھا انہیں آپ کیپٹل میں لے گئے. آپ کو گیم سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب کے ساتھ ہوا کہ پنجابیوں نے کو کم قربانیاں دی ہیں. تو یہ جو بات ہے نا جی پنجابی نہیں ہے, تو بشرا صاحبہ کیا پشتوں میں خطاب کرتی ہے؟ پنجابی ہیں وہ. عمران خان کی بہنیں وہاں موجود ہیں, اور اب یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ آپ کو بہت سارے پنجاب کے چہرے نظر آئیں گے, بہت سارے پنجاب کے چہرے نظر آئیں گے. اور آگے وہ جن کا نام آپ لے رہے ہیں نا راحت صاحب, وہ شاید قافلوں کی شکل میں, لیکن حالات فضا پہنچ رہے ہیں ایمرجنسی کی طرف, حالات چلے جائیں گے اگر یہ تصادم کی طرف بات ایسے نہ ہو. تو ایمرجنسی جب نافذ ہوگی تو پھر سب کو ڈسپرس تو کرنا پڑے گا, پھر تو ہر چیز جو ہے وہ ملٹری کو اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی. لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ وہاں پر رہنے والے اور جو پولیس کے جوان یا فوج کے جوان جو ڈیوٹی دے رہے ہیں اور جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, خونی تصادم نہیں ہونا چاہیے. یہ ذمہ داری دونوں جانب پہ عائد ہوتی ہے. یہ صرف پاک فوج کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ پروٹیسٹرز کی بھی ذمہ داری ہے کہ خونی تصادم نہ ہو. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اللہ حافظ.